नमस्कार, न्यूज 24 देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं सऊद मोहम्मद खालिद। रात के 9 बज चुके हैं। न्यूज 24 पर वक्त हो गया है नॉन स्टॉप एट 9 का। सबसे पहले बात अफगानिस्तान की। करीब 20 साल बाद मुल्ला बरादर कंधार पहुंच गया है। सरकार गठन से पहले तालिबान ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए ये जताने की कोशिश की है आज कि उनकी दुश्मनी किसी भी देश से नहीं है और तालिबान के प्रवक्ता ने अब से कुछ देर पहले ये कहा है कि किसी भी दूतावास को उनसे खतरा नहीं है। साथ ही तालिबान का यह भी कहना है कि उनके राज में महिलाओं के साथ कोई भेदभाव नहीं होगा। अब से कुछ देर पहले तालिबान ने सरकार गठन से पहले एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में तालिबान के प्रवक्ता की तरफ से ये बातें कही गई हैं। तालिबान के प्रवक्ता की तरफ से साफ तौर पर कहा गया कि हमारी किसी से भी दुश्मनी नहीं है और जो तमाम विदेशी दूतावास हैं उनकी सुरक्षा हमारे लिए अहम है। और अफगानिस्तान की सत्ता पर तालिबान के कब्जे के बाद बदले हालात की समीक्षा के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज सुरक्षा मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति की बैठक की। हालांकि बैठक में क्या चर्चा हुई इसकी जानकारी फिलहाल सामने नहीं आई है। बैठक में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के अलावा राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल, विदेश सचिव हर्षवर्धन श्रृंखला और अफगानिस्तान में भारत के राजदूत और आर टंडन सहित कई अन्य वरिष्ठ अधिकारी भी मौजूद रहे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी की बैठक प्रधानमंत्री निवास पर घंटों चली। इस बैठक में गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, एनएसए अजीत डोभाल के साथ साथ कैबिनेट सेक्रेटरी और कई महत्वपूर्ण अधिकारी मौजूद थे। अफगानिस्तान में ताज़ा हालात पे चर्चा हुई और वहां फंसे भारतीयों को सुरक्षित वापसी किस तरीके से हो और साथ ही साथ जो तालिबान की सरकार वहां पे बनने जा रही है अफगानिस्तान में, उसको लेकर गंभीर चर्चा हुई कि आखिरकार तालिबान जो अपना चेहरा बदलने की लगातार कोशिश कर रहा है, वो कह रहा है कि महिलाओं को भी भागीदारी हम देंगे सत्ता में, क्या उस पर भरोसा किया जाए? क्योंकि नरेंद्र मोदी लगातार जो भारतीय वहां पर फंसे हैं उनको सुरक्षित किस तरीके से भारत वापस लाया जाए, इसको लेकर देर रात तक अपने मंत्रालय और साथ साथ विदेश मंत्रालय के सचिवों के साथ बैठक करते रहे, उनसे बातचीत करते रहे। और साथ ही जो फ्यूलिंग के लिए जामनगर में वायुयान उतरा, वहां पर उनके स्वागत का पूरा इंतजाम हो, उनके खाने पीने का इंतजाम हो, इसकी व्यवस्था भी नरेंद्र मोदी के जरिए हुई। यानी कि अफगानिस्तान में फंसे भारतीयों को सुरक्षित वापस भारत लाने के लिए भारत सरकार पूरी कोशिश कर रही है और नरेंद्र मोदी ने इसकी कमान खुद संभाल ली है। कैमरा पर्सन मिंटू सिंह के साथ रमन कुमार, दिल्ली, न्यूज 24। इधर तालिबान राज में अफगानिस्तान में अफरा तफरी मची हुई है। काबुल में फंसे हजारों लोग जान बचाने के लिए जंग लड़ रहे हैं और भारत में उनके परिजन सलामती की दुआ कर रहे हैं। लेकिन तालिबानी नेताओं का दावा है कि काबुल में हर तरफ अमन चैन है। अफगान में तालिबान के कब्जे के बाद काबुल एयरपोर्ट पर अफरा तफरी मची। काबुल में फंसे आम लोगों को जान बचाने के लाले पड़े हैं। तालिबानी लड़ाके एक एक कर शहर के हर हिस्से को कंट्रोल करने में लगे हैं। तालिबानी बेखौफ होकर शहर की गलियों में घूम रहे हैं, उत्सव मना रहे हैं। शासन में अपनी पकड़ मजबूत करने के लिए तालिबान अपनी कट्टरपंथी सोच में भी बदलाव का संकेत दे रहा है। महिलाओं की आजादी का दुश्मन माने जाने वाले तालिबानी नेता दुनिया को दिखाने के लिए महिला पत्रकारों को इंटरव्यू दे रहे हैं। भारत जैसे देशों को अपने अधूरे प्रोजेक्ट पूरा करने की सलाह दे रहे हैं। लेकिन जानकारों की माने तो ये तालिबान का असली चेहरा नहीं है। ये सिर्फ लड़ने मरने वाले लोग नहीं है, इनको डिप्लोमेसी भी आ गई है और सादा अल्फाज में मैं समझता हूं कि डिप्लोमेसी जो है उसमें आप झूठ भी बोलते हैं। तो इन्होंने जो भी किया है, यानी कि जो पिछले साल वादा किया था, एग्रीमेंट किया था, उसको तोड़ दिया है। तो वो कहते हैं कि हम बड़े सच्चे मुसलमान हैं और जो असली इस्लाम है हम उसको रिप्रेजेंट करते हैं। तो जो सच्चे मुसलमान होते हैं, जो असली इस्लाम के मानने वाले होते हैं, वो अपना वादा नहीं तोड़ते। तालिबान का दावा है कि काबुल में किसी को कोई खतरा नहीं है, लेकिन जमीनी हकीकत ठीक इसके उलट है। हर कोई डरा है, हर कोई सहमा है, किसी को भी अपनी सुरक्षा का भरोसा नहीं है। अफगानिस्तान में रह रहे भारतीय मूल के लोग भी वीडियो जारी कर भारत सरकार से मदद की गुहार लगा रहे हैं। उत्तराखंड की राजधानी देहरादून की रहने वाली कंचन क्षेत्री के पति प्रवीण अफगानिस्तान के काबुल में काम करने के लिए गए थे और काबुल में फंसे हुए हैं। प्रवीण ने सोशल मीडिया पर एक वीडियो डाला था जिसमें उन्होंने भारत सरकार से भारतीयों को जल्द मदद पहुंचाने की गुहार लगाई है। कंचन क्षेत्री का रो रो कर बुरा हाल है।
मुझे सरकार से ये विनती है हाथ जोड़ के कि कृपया करके मेरे को सरकार से विनती है कि कृपया करके हमारे हस्बैंड को, मतलब हमारे फैमिली, हम लोग जितने भी इंडियन फैमिलीज जो भी गई हुई है उनके हस्बैंड्स को जल्दी से जल्दी उन्हें घर भेजा जाए। भोपाल में रह रहे अजीम मुखलिस की कहानी भी दर्द की मुकम्मल दास्तान है। 25 साल के अजीम मुखलिस 2014 में पढ़ाई के लिए काबुल से भारत आए थे। अजीम ने 2019 में भोपाल में MBA किया। वो मध्य प्रदेश में मिक्स्ड मार्शल आर्ट में गोल्ड मेडल भी जीत चुके हैं। फिलहाल अजीम की मां, बहन सभी अफगानिस्तान में रह रहे हैं और उनकी सलामती की खबर के लिए व्याकुल हैं। तो काबुल में है तो बात हो रहे हैं, मतलब ये सिर्फ हम लोग ये सिर्फ हर टाइम बात नहीं कर सकते हो। जो पहले हम लोग मतलब कॉल करता था वो से हम कॉल नहीं कर सकते हो। मतलब कभी कभी हम मम्मी से बात हो रहे हैं। कंडीशन वहाँ पे बहुत ज़्यादा ख़राब है, मतलब लोग बहुत टेंशन में है। साफ है, अगर तालिबान ने काबुल में अमन चैन कायम किया होता तो किसी को भी डरने की दरकार नहीं थी। लेकिन हिंसा के जरिए सत्ता हासिल करने वाला तालिबान भला शांति क्यों चाहेगा? देहरादून से अधीर यादव और भोपाल से विपिन श्रीवास्तव के साथ संजीव त्रिवेदी, दिल्ली, न्यूज़ 24। इधर अफगानिस्तान में तालिबान के कब्जे के बाद पाकिस्तान में भी कट्टरपंथियों की पौबारा हो गई है। जीत के जश्न में डूबे पाकिस्तानी कट्टरपंथी अल्पसंख्यकों की निशानियां मिटा रहे हैं। लाहौर में कट्टरपंथियों ने महाराणा रणजीत सिंह की मूर्ति को तोड़ डाला। पाकिस्तान में कट्टरपंथियों की करतूत। लाहौर में महाराजा रणजीत सिंह की मूर्ति के साथ बदसलूकी। 3 साल में तीसरी बार तोड़ दी मूर्ति। अल्पसंख्यकों की निशानियां तो हमेशा से ही पाकिस्तान के कट्टरपंथियों के निशाने पर रहती है, लेकिन लगता है अफगानिस्तान में तालिबान राज कायम होने के बाद इनके हौसले और भी बुलंद हो गए हैं। कट्टरपंथियों का दुस्साहस और बढ़ गया है। प्रतिबंधित संगठन तहरीक लब्बैक जैसे चरमपंथी संगठनों को ऐसा लगता है जैसे वो पाकिस्तान में जो चाहे कर सकता है, कोई भी उसे रोकने वाला नहीं है। तभी तो उसने हाई सिक्योरिटी वाले लाहौर फोर्ट में घुसकर मूर्ति के साथ बदसलूकी की, किले में घुसकर मूर्ति तोड़ने की जुर्रत की। दरअसल राजधानी काबुल समेत पूरे अफगानिस्तान पर तालिबान के कब्जे के बाद पाकिस्तान के कट्टरपंथी संगठनों के पौबारा हो गए हैं। तो तालिबान की जीत का जश्न मनाया जा रहा है। कट्टरपंथी पाकिस्तान पर भी तालिबान की तरह बर्बरता और अराजकता फैलाना चाहते हैं। हालांकि पाकिस्तान की पुलिस ने मूर्ति पर हमले के 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है, लेकिन भारत सरकार ने इस घटना की कड़ी निंदा की है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बागची ने कहा है कि पाकिस्तान में अल्पसंख्यक समुदायों की सांस्कृतिक विरासत पर इस तरह के हमले पाकिस्तानी समाज में बढ़ती असहिष्णुता और अल्पसंख्यक समुदायों के प्रति सम्मान की कमी को उजागर करते हैं। बागची ने कहा है कि हमने आज लाहौर में महाराजा रणजीत सिंह की प्रतिमा को तोड़े जाने के बारे में मीडिया में परेशान करने वाली खबरें देखी है। 2019 में अनावरण के बाद से मूर्ति को तोड़े जाने की ये तीसरी घटना है। अल्पसंख्यक समुदायों के खिलाफ हिंसा की घटनाएं, जिनमें उनके पूजा स्थलों, उनकी सांस्कृतिक विरासत और उनकी निजी संपत्ति पर हमले शामिल हैं, खतरनाक दर से बढ़ रही है। 12 दिन पहले ही पाकिस्तान के रहीम यार खान में एक हिंदू मंदिर पर भीड़ ने हमला किया था। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने भी लाहौर में कट्टरपंथियों की इस कायराना करतूत की कड़ी निंदा की है। महाराजा रणजीत सिंह, जिन्हें हम सब लोग दया, दूरदर्शिता और अदम्य साहस के लिए जानते हैं, उन्होंने दुनिया में एक अपना स्थान, एक अपनी कीर्ति पाई थी और एक जिसे हम कहते हैं शासक के रूप में उन्हें हम सब लोग जानते हैं। बार बार उनकी प्रतिमा पर पाकिस्तान में, लाहौर में उस पर अटैक होना, उस पर आक्रमण होना, उसे तोड़ा जाना, यह बहुत ही निंदनीय है और इस कृत्य के लिए जितना ही निंदा की जाए उतनी कम है। पाकिस्तान के लाहौर किले में लगी प्रथम सिख शासक महाराजा रणजीत सिंह की 9 फुट ऊंची कांस्य प्रतिमा को तोड़े जाने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ, जिसमें आरोपी नारे लगाते हुए मूर्ति की बाह तोड़ने और मूर्ति को घोड़े से नीचे गिराते दिख रहे हैं। वीडियो में यह भी दिख रहा है कि एक दूसरा शख्स मूर्ति को नुकसान पहुंचाने वाले शख्स को रोक रहा है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक टीएलपी कार्यकर्ता को पंजाब पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है।
पाकिस्तान के सूचना मंत्री चौधरी फवाद हुसैन ने कहा है कि इस तरह के अनपढ़ वास्तव में पाकिस्तान की अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर छवि के लिए खतरनाक है। पाकिस्तानी प्रधानमंत्री इमरान खान के विशेष सहायक डॉक्टर शहबाज गिल ने इसे बीमार मानसिकता का लक्षण और पाकिस्तान के आकलन को कमजोर करने की कोशिश करार दिया है। जो आइडेंटिफाई हो चुके हैं उनके खिलाफ मैंने मुकदमे के लिए भी FIA से रुजू कर लिया है। आपको मैं ये बताना चाह रहा था कि ऐसे तमाम लोगों को मेरा मैसेज है कि आप इससे कुछ नहीं कर सकेंगे। मेरा जो ईमान है, मेरा अपने नबी के साथ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ जो रिश्ता है वो आप सबको पता है, हम सब मुसलमानों का सबसे बड़ा असासा है। तो मेरी आपसे आप सबको यही तंबीह है कि ऐसे घटिया हमले ना मेरे पे करें ना किसी और पे करें, क्योंकि आपके पास सियासी हमले करने का और बहुत कुछ मौजूद है, वो कीजिए। मैं आप सब लोगों से यही शेयर करना चाहता था ताकि आपको पता हो कि सियासत में हमारे यहाँ लोग किस कदर गिर जाते हैं और किस लेवल तक जाने की कोशिश करते हैं। अल्लाह आपकी और हम सबकी मदद करे और हमें सच्चा आशिक रसूल बनने की तौफीक भी दे जितने हम मुसलमान हैं, और दूसरे मज़हब की भी इज्जत करने की हमें अल्लाह तौफीक दे। पाकिस्तानी हुकूमत भले इस घटना की निंदा करे, लेकिन इतिहास गवाह है कि वहाँ की हर सरकार कट्टरपंथियों के इशारों पर नाचती है और अल्पसंख्यकों के बेखौफ घूमते हैं, जल्द से और तकरीर के जरिए उन्माद फैलाते रहते हैं। संजीव त्रिवेदी, दिल्ली, न्यूज़ 24। इधर पेगासस मामले में सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने आज केंद्र सरकार को नोटिस जारी किया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि वो राष्ट्रीय सुरक्षा से समझौता नहीं करना चाहती, लेकिन सरकार को उन आरोपों का जवाब देना चाहिए जिनमें कहा गया है कि इजरायली स्पाईवेयर का इस्तेमाल अलग अलग फोन पर किया गया था। जिस मुद्दे पर संसद का मानसून सत्र हंगामे की भेंट चढ़ गया, जो मुद्दा संसद से सड़क तक केंद्र सरकार के खिलाफ विपक्ष का सबसे बड़ा हथियार बन गया, उस पेगासस जासूसी मामले में सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को नोटिस जारी कर दिया है। हालांकि केंद्र सरकार ने बार बार कहा कि सुरक्षा कारणों से फोन को इंटरसेप्ट करने वाले सॉफ्टवेयर का खुलासा सार्वजनिक तौर पर नहीं किया जा सकता और सरकार इसकी जांच के लिए विशेषज्ञों की समिति बनाने को तैयार है, लेकिन वो सुप्रीम कोर्ट के नोटिस से बच नहीं पाए। भारत के मुख्य न्यायाधीश NV रमन्ना की अध्यक्षता वाली 3 सदस्यीय पीठ ने कहा, सरकार को उन आरोपों का जवाब देना चाहिए जिनमें कहा गया है कि इजरायली स्पाईवेयर का इस्तेमाल अलग अलग फोन पर किया गया था। केंद्र सरकार 10 दिनों में याचिकाओं पर जवाब दे। अदालत केंद्र सरकार की प्रतिक्रिया मिलने के बाद ही जांच के लिए विशेषज्ञों की समिति बनाने के केंद्र के प्रस्ताव पर फैसला करेगी। Credible inquiry. People must have faith. So unless there is a Supreme Court judge or a former Supreme Court judge conducting an inquiry along with a couple of experts, we won't get anywhere near the truth. इससे पहले सुप्रीम कोर्ट में केंद्र सरकार की ओर से पेश हुए सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने राष्ट्रीय सुरक्षा का हवाला देते हुए पेगासस मामले में तथ्यों को सार्वजनिक करने के खिलाफ तर्क पेश किए। तुषार मेहता ने कहा, ये सॉफ्टवेयर सभी देशों ने खरीदा है, लेकिन कोई भी सरकार ये सार्वजनिक नहीं करेगी कि वो किस सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल कर रही है, ताकि आतंकी नेटवर्क अपने सिस्टम को मॉडिफाई कर सके और ट्रैकिंग से बच सके। केंद्र सरकार निगरानी के बारे में सभी तथ्यों को एक विशेष तकनीकी समिति के समक्ष रखने के लिए तैयार है, जो अदालत को एक रिपोर्ट दे सकती है, लेकिन हलफनामे के जरिए सार्वजनिक रूप से इसका खुलासा नहीं कर सकते। सदन को बता दिया है, नहीं बता दिया ये नहीं। पेगासस का मामले पर आपने कहाँ इस्तेमाल हुआ है या इस्तेमाल नहीं हुआ है, यह स्पष्ट, जब तक ये स्पष्ट केंद्र सरकार इसको नहीं देती है हलफनामा, तब तक सुप्रीम कोर्ट इनकार कर दिया इस पर सुनवाई करने से, बल्कि समय देने के लिए इनको तैयार है। लेकिन आप हलफनामा में उन चीज़ों का जरूर जिक्र कीजिए जिन चीज़ों के बारे में याचिकाकर्ता ने आरोप लगाया है या सुप्रीम कोर्ट के वकील जज जानना चाहते हैं। याचिकाकर्ताओं की ओर से पेश वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल और दूसरे वकीलों ने भी कहा कि सरकार को इसका जवाब देना होगा कि उसने पेगासस का इस्तेमाल किया या नहीं। सिब्बल ने कहा, हम नहीं चाहते कि सरकार राज्य की सुरक्षा के बारे में कोई जानकारी दे। अगर पेगासस को एक तकनीक के रूप में इस्तेमाल किया गया तो उन्हें जवाब देना होगा। याचिकाकर्ताओं के वकीलों की दलील पर सुप्रीम कोर्ट की पीठ ने कहा कि वो उस पर चर्चा करेंगे कि आगे क्या करने की जरूरत है। पीठ ने कहा कि विशेषज्ञों की समिति बनाना जरूरी है या कोई दूसरी समिति, इस पर भी गौर किया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट अब 2 सप्ताह के बाद इस मामले की सुनवाई करेगी। सुप्रीम कोर्ट ने वरिष्ठ पत्रकार N राम, परंजॉय गुहा ठाकुरता, एडिटर्स गिल्ड ऑफ इंडिया, वकील ML शर्मा, मार्क्सवादी कांग्रेस पार्टी सांसद जॉन ब्रिटास, पूर्व IAM प्रोफेसर जगदीप चोपकर, नरेंद्र मिश्रा, रूपेश कुमार सिंह, SNM आपदी सहित अन्य लोगों की याचिकाओं पर सुनवाई कर रही है। प्रभाकर मिश्रा, दिल्ली, न्यूज़ 24।
और इधर दिल्ली हाई कोर्ट ने 9 साल की बच्ची से रेप और हत्या के मामले में आज पुलिस से स्टेटस रिपोर्ट मांगी है। राज्य का यह कहना है कि घटना की जांच के लिए एसआईटी गठित कर दी गई। देश की राजधानी को झकझोर देने वाली 9 साल की दलित लड़की से रेप और हत्या के मामले में दिल्ली हाईकोर्ट ने सख्त रुख अपना लिया है। हाईकोर्ट ने पुलिस को जांच की स्टेटस रिपोर्ट पेश करने का निर्देश दिया है। पीड़ित बच्ची के माता पिता ने अदालत की निगरानी में न्यायिक जांच की मांग करते हुए ये याचिका दायर की थी। सुनवाई के दौरान राज्य की ओर से पेश वकील संजय लाव ने बताया कि मामला स्थानीय थाने से अपराध शाखा को सौंपने के बाद इसकी जांच के लिए एसआईटी गठित की जा चुकी है। लाव ने अदालत से कहा, अपराध शाखा के डीसीपी ने एसआईटी गठित की है, उसमें 2 एसीपी हैं। याचिका में जो अनुरोध किया गया है उसे पहले ही पूरा किया जा चुका है। जांच की निगरानी दिल्ली पुलिस के वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा की जा रही है। मामले की सुनवाई कर रहे जस्टिस योगेश खन्ना ने राज्य के वकील की पूरी दलील सुनने के बाद दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच को निर्देश दिया कि वो अब तक हुई जांच की स्थिति पर रिपोर्ट दे। हाईकोर्ट ने कहा, याचिका का निस्तारण करने से पहले स्थिति रिपोर्ट जमा की जाए। दिल्ली पुलिस 8 नवंबर से पहले जांच की स्थिति रिपोर्ट जमा करे। दिल्ली पुलिस ने प्रारंभिक जांच की है, उसमें पिटिशनर्स का कोई भरोसा नहीं रह गया है और इसीलिए स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम जो है वो कंस्टिट्यूट की जाए और उसके थ्रू इन्वेस्टिगेशन जो है वो ऑर्डर किया जाए। SC/ST कमीशन आता है, वो बातचीत करता है, उसके बाद SC/ST एक्ट की धाराएं जोड़ी जाती हैं। ये 302 का सेक्शन उसके बाद जोड़ा जाता है SC/ST कमीशन के रिकमेंडेशन पे। 376 की धारा जोड़ी जाती है। क्या पुलिस को समझ नहीं आता कि ये 376 का अपराध था क्या? दिल्ली हाईकोर्ट ने याचिकाकर्ता के वकील की उस दलील को भी कमजोर बताया जिसमें अनुमान के आधार पर कहा गया था कि जांच में प्रशासनिक दखलंदाजी मुमकिन है। अदालत ने कहा कि अभी अनुमान लगाने की बजाय एसआईटी को अपना काम करने देना चाहिए। जस्टिस योगेश खन्ना ने कहा, याचिकाकर्ता के अनुरोध पर राज्य के रुख से लगता है कि जवाब मिल गया है। जांच शुरुआती दौर में है, हम इस चरण में न्यायिक जांच के निर्देश नहीं दे सकते हैं। जब उन्होंने एसआईटी गठित कर दी है तो उन्हें अपना काम करने दें, आप अनुमान नहीं लगा सकते। ऑनरेबल हाई कोर्ट ने हमारे इस मांग पे पुलिस को नोटिस, जो स्टेट है उसको नोटिस किया है। 8 नवंबर के लिए स्टेटस रिपोर्ट कॉल फॉर की गई है। हमारी रिक्वेस्ट पे लगातार जो विक्टिम्स हैं, पेरेंट्स हैं, उनको सिक्योरिटी देने की बात हाई कोर्ट ने मानी है और जो एसआईटी ऑलरेडी कंस्टिट्यूटेड है जिसमें कि 2 एसीपी रैंक के ऑफिसर्स हैं, 1 इंस्पेक्टर रैंक का ऑफिसर है और 2 सब इंस्पेक्टर रैंक के ऑफिसर्स हैं। क्राइम ब्रांच का स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम उसको इस पूरे केस को जो है इन्वेस्टिगेट करेगा। बीते 1 अगस्त को दिल्ली कैंट इलाके में 9 साल की एक दलित मासूम की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई थी। लड़की के माता पिता का आरोप है कि उनकी बेटी के साथ दुष्कर्म किया गया और उसके बाद उसकी हत्या कर दी गई। दक्षिण पश्चिम दिल्ली के पुराने नांगल गांव में शमशान के पुजारी ने उसका दाह संस्कार कर दिया था। प्रभाकर मिश्रा, दिल्ली, न्यूज़ 24। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।